नमस्कार दोस्तों। आप अभी एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां आपको सुकून और गहरी नींद मिलेगी। शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी तैयारी कर लीजिए। अपने मोबाइल की आवाज़ उतनी ही रखिए जितनी आपके कानों को आराम से सुनाई दे, और अगर चाहें तो हेडफोन्स लगाकर और भी बेहतर अनुभव ले सकते हैं। अब मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, आराम से बिस्तर पर लेट जाए, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसे इतिहास ओसामा बिन लादेन के नाम से जानता है। ओसामा का जन्म 7 मार्च 1950 को हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर कई वर्षों तक विवाद रहा। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठनों का मानना था कि उनका जन्म सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से के शहर जेदा में हुआ था, लेकिन अब यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि उनका जन्म रियाद यानी सऊदी अरब की राजधानी में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन का जन्म 1908 में यमन में हुआ था। बचपन में ही उनका परिवार यमन से हिजरत करके सऊदी अरब के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में आ बसा था। ये वह इलाका था जो तब उस्मानी साम्राज्य और सूद परिवार के बीच विवादित था। 1930 के दशक तक मोहम्मद बिन लादेन ने खुद को एक सफल निर्माण ठेकेदार के रूप में स्थापित कर लिया था। वे सऊदी अरब के पहले शासक अब्दुल अजीज इब्न सऊद के अधीन काम करते थे। राजघराने के संरक्षण में उन्होंने जो कंपनी बनाई, सऊदी बिन लादेन ग्रुप, वह देश की सबसे बड़ी और प्रभावशाली निर्माण कंपनियों में से एक बन गई। जैसे जैसे सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बना, वैसे वैसे बिन लादेन परिवार भी अरबों की संपत्ति का मालिक हो गया। ओसामा की मां हमिदा अल अत्तास थीं, जो सीरिया के बंदरगाह शहर लताकिया के पास के एक समृद्ध परिवार से थी। उनका परिवार वहां नींद उनसरे सिट्रस के बड़े व्यापारी थे। 1956 में सिर्फ 2 वर्ष की उम्र में हमिदा ने 48 वर्षीय अरबपति मोहम्मद बिन लादेन से विवाह किया। अगले ही वर्ष 9 PGZ में ओसामा का जन्म हुआ। वे दोनों का एकमात्र संतान था। कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए। कई लोगों का मानना है कि उनका विवाह कानूनी रूप से पक्का नहीं था और हमिदा शायद केवल कुछ समय के लिए मोहम्मद की उपपत्नी थीं। ओसामा का बचपन विलासिता में बीता। जब वह पैदा हुए, उनके पिता अरबों की संपत्ति के मालिक थे। उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी मां ने मोहम्मद बिन लादेन के ही एक कारोबारी सहयोगी मोहम्मद अल अत्तास से दोबारा विवाह कर लिया। उनके 4 और बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। ओसामा भी अपनी मां और सौतेले पिता के साथ ही बड़े हुए। हालांकि वे अपने पिता से दूर रहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन लादेन का ओसामा के जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने बेटे में धार्मिक रूढ़िवादिता और इस्लामिक आस्था की गहरी भावना जगाई। 1968 में ओसामा ने अल्तागर मॉडल स्कूल जेदा में पढ़ाई शुरू की। 1971 में उन्हें कुछ महीनों के लिए ब्रिटेन के एक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भेजा गया, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा का कोर्स किया। बचपन में ओसामा एक सामान्य लड़के की तरह ही था। उसे फुटबॉल पसंद था और वह आर्सेनल क्लब प्रशंसक था। उसे सैन्य इतिहास मिलिट्री हिस्ट्री में भी गहरी रुचि थी। 1960 के दशक तक सऊदी बिन लादेन ग्रुप अरब दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन चुकी थी। उसे मक्का और मदीना की मस्जिदों, रखरखाव और मरम्मत के बड़े अनुबंध मिले हुए थे। 1966 में कंपनी को यरूशलेम की सबसे पवित्र इमारतों मफदरों की बाहरी परत को फिर से छड़ाने का भी अनुबंध मिला। लेकिन 1967 में एक विमान दुर्घटना में मोहम्मद बिन लादेन की मृत्यु हो गई। उनकी उम्र पायलट से विमान की लैंडिंग में गलती हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद भी कंपनी उनके अन्य पुखे नेतृत्व में तेजी से बढ़ती रही और 1980 के दशक में ये अरबों डॉलर की कंपनी बन गई। ओसामा उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने कंपनी के व्यवसाय में भाग नहीं लिया। 1976 में 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने किंग अब्दुल अजीज यूनजेदा में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रशासन की पढ़ाई की। हालांकि उस समय तक उनकी रुचि व्यवसाय से हटकर धर्म, कविता और अरबी साहित्य की ओर मुड़ चुकी थी। उन्हें पैसों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पिता की संपत्ति से उन्हें करीब $33 मिलियन की विरासत मिलने वाली थी। 1970 में 67 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पत्नी नजवा गानिम से विवाह किया, जो उनकी मां की ओर से चचेरी बहन थी। बाद में उन्होंने 4 और शादियां की और कुल मिलाकर 2 दर्जन से अधिक बच्चे हुए। ये 90 के दशक के अंत तक ओसामा का झुकाव पैन इस्लामिज्म की ओर होने लगा,
ये विचारधारा मानती थी कि दुनिया के सभी मुसलमान एकजुट होकर अपने धर्म की रक्षा और प्रसार करें। यह सोच उस दौर की याद दिलाती है जब खिलाफत मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका और अरब जगत पर शासन करती थी। इस विचार का केंद्र यह था कि पश्चिमी शक्तियों कर ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में अमेरिका को मध्य पूर्व से बाहर निकाला जाए। इस्लामी दुनिया में उस समय इसराइल के साथ कई युद्ध चल रहे थे। 1967 का 6 डे वॉर और 1973 का योम किप्पुर युद्ध। उसामा पर मिस्र के विद्वान सैयद कुतुब के लेखन का गहरा प्रभाव पड़ा। कुतुब ने 1940 के दशक से इस्लामी दुनिया में अपनी लिखाइयों के जरिए यह प्रचार किया कि जिहाद के विरुद्ध संघर्ष इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए एक पवित्र कार्य है। उन्होंने पश्चिम, विशेषकर अमेरिका, को भौतिकवादी, ईश्वर विहीन और नैतिक रूप से पतित कहा। 1966 में मिस्र में उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उनके विचार उनके अनुयायियों के माध्यम से जीवित रहे। उनके भाई मोहम्मद कुतुब जेदा की अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में शिक्षक थे, वहीं जहां ओसामा पढ़ते थे। यही वह समय था जब ओसामा की वैचारिक नींव मजबूत हुई। 1909 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने डिग्री ली थी या नहीं। इसी वर्ष इस्लामी दुनिया में 2 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, ईरान की क्रांति, जिसमें पश्चिम समर्थित शाह को हटाकर आयतुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। दूसरा, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1978 में अफगानिस्तान की सत्ता पर मार्क्सवादी पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष साम्यवादी शासन स्थापित किया और सोवियत संघ से गठबंधन किया। जल्द ही देश में विद्रोह भड़क उठा और दिसंबर 1979 में सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इसी समय ओसामा अपनी पढ़ाई खत्म करके पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान तब इस्लामी जिहादियों का गढ़ बन चुका था। यहाँ उनकी मुलाकात अब्दुल्ला अज़्ज़ाम से हुई, जो फिलिस्तीनी मूल के कट्टर इस्लामी विचारक थे। अज़्ज़ाम ने उन्हें अफ़गान जिहाद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ओसामा ने अपनी संपत्ति से मुजाहिदीन लड़ाकों की भर्ती और प्रशिक्षण में धन लगाया। ये वही लोग थे जो सोवियत सेना से लड़ने अफ़गानिस्तान गए। हालांकि अमेरिकी और सऊदी सरकारों ने अरबों डॉलर खर्च किए, फिर भी ओसामा का नेटवर्क एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 1983 में उन्होंने अज़्ज़ाम के साथ मिलकर मकतबल खिदमात नामक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य था अरब और पश्चिमी देशों से चंदा जुटाकर युद्ध में सहयोग देना। यह संगठन बाद में उसी विचारधारा की जड़ बना जिसे दुनिया अल-कायदा के नाम से जानने लगी। युद्ध के दौरान ओसामा ने पहाड़ी इलाकों में अल-मसादा नामक बेस स्थापित किया। 1957 के जाजी युद्ध में उन्होंने अपने अनुयायियों का नेतृत्व किया। यह लड़ाई भले रणनीतिक रूप से बड़ी न थी, पर इससे ओसामा का नाम पूरे अरब जगत में फैल गया। मकतब अल-खिदमात ने जिस सोच की नींव रखी, वही आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी आंदोलन की बुनियाद बनी। यहीं से ओसामा बिन लादेन की कहानी उस दिशा में बढ़ी, जिसने बाद में पूरी दुनिया की राजनीति और इतिहास बदल दिया। शुरुआत 1980 के दशक के अंत में, जब सोवियत संघ और अफगानिस्तान के बीच का युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, उसी दौरान एक नया और खतरनाक विचार जन्म ले रहा था। एक ऐसा आंदोलन जो आने वाले दशकों तक दुनिया को हिला देगा। ये विचार था गैर अरब शक्तियों को अरब और मुस्लिम दुनिया से निकाल बाहर करने का। धीरे धीरे इस आंदोलन का एक चरमपंथी हिस्सा आकार लेने लगा और अंततः 1998 में ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला अज़्ज़ाम ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, जिसका नाम रखा गया अल-कायदा। अरबी में अल-कायदा का अर्थ होता है आधार, नींव, द बेस, द फाउंडेशन। कई वर्षों के भीतर यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा जिहादी संगठन बन गया और आज भी उसकी पहचान आतंकवाद के प्रतीक के रूप में होती है। शुरुआत से ही अल-कायदा का उद्देश्य था मुस्लिम दुनिया के पारंपरिक क्षेत्रों में कहीं भी गैर मुसलमानों के खिलाफ पवित्र युद्ध छेड़ना। ये क्षेत्र मध्य पूर्व, मध्य एशिया, उत्तर अफ्रीका का मगरेब क्षेत्र, सोमालिया, माली, नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश थे। इस संगठन की विचारधारा का केंद्र बिंदु था मध्य पूर्व से अमेरिकी प्रभाव को समाप्त करना और इजराइल को नष्ट करना, जिसे वे लेवेंट क्षेत्र में पश्चिमी सभ्यता का ठिकाना मानते थे। समय बीतने के साथ अल-कायदा का ये विश्वास और मजबूत हुआ
कि मुसलमानों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने के लिए उन्हें अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा युद्ध भड़काना होगा। चूंकि शुरुआत में वे सीधे किसी बड़े युद्ध में नहीं उतर सकते थे, इसलिए उनके काम करने का तरीका बना आतंकी हमले करना। इसके अलावा अल कायदा का मानना था कि मध्यम मार्ग अपनाने वाले मुसलमान पारंपरिक इस्लाम से भटक गए हैं और इसलिए वे पूरे इस्लामी विश्व में शरिया कानून पर आधारित कठोर शासन स्थापित करना चाहते थे। ऐसा शासन जो कुरान की हर बात को शाब्दिक रूप से लागू करे। भागदा सोवियत अफगान युद्ध का अंत और नई उथल पुथल। इन 1987 अफगानिस्तान का युद्ध समाप्ति की ओर था। 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता बने तो उन्होंने सार्वजनिक कहा कि वे अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों को वापस बुलाना चाहते हैं। लेकिन जैसे अमेरिका को वियतनाम से निकलने में सालों लग गए थे, वैसे ही सोवियत सेना भी रातों रात नहीं लौट सकी। इस दौरान सोवियत सरकार ने युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन ये रणनीति असफल रही। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की सरकार अफगान मुजाहिदीन को हथियार और पैसे से मदद देती रही। जब मुजाहिदीनों को स्टिंगर मिसाइलें मिल गई जिनसे वे सोवियत हेलीकॉप्टर गिरा सकते थे, तब उनकी गुरिल्ला लड़ाई ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। अंततः 1989 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें अफगान सरकार, सोवियत संघ, अमेरिका और पाकिस्तान शामिल थे। 1999 तक अंतिम सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से लौट गए। इसके बाद धीरे धीरे कम्युनिस्ट शासन कमज़ोर पड़ता गया और 1992 में पूरी तरह गिर गया। लेकिन जैसे ही ये शासन समाप्त हुआ, अफगानिस्तान में विभिन्न मुजाहिदीन गुट आपस में लड़ने लगे। 4 साल तक गृह युद्ध चला और अंततः 1999 में तालिबान नामक समूह ने सत्ता हासिल कर ली। हालांकि वे पूरे देश पर नियंत्रण नहीं पा सके। अफगानिस्तान के उत्तर में अब भी नॉर्दर्न अलायंस का प्रभाव बना रहा, जो 1990 के दशक के अंत तक जारी रहा। ओसामा बिन लादेन की वापसी और सऊदी अरब से टकराव। सोवियत अफगान युद्ध खत्म होने के बाद 1999 में ओसामा बिन लादेन अपने वतन सऊदी अरब लौट आए। वहाँ उनका स्वागत एक हीरो की तरह किया गया, क्योंकि उन्होंने रूसियों को अफगानिस्तान से निकालने में भूमिका निभाई थी। सऊदी अरब लौटकर उन्होंने अपने परिवार की कंपनी सऊदी बिन लादेन ग्रुप में काम करना शुरू किया और इसी आर्थिक शक्ति का उपयोग कर वे अल-कायदा को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगे। इसके साथ ही वे मिस्र और अन्य अरब देशों के कट्टरपंथी नेताओं से मुलाकातें करने लगे। धीरे धीरे उनका झुकाव और अधिक उग्र हो गया और यही सऊदी सरकार से उनके रिश्ते बिगड़ने की शुरुआत थी। ओसामा बिन लादेन का मानना था कि इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ खुली जंग छेड़नी चाहिए, जबकि सऊदी सरकार अमेरिका की सहयोगी बनी हुई थी। उनके बीच एक बड़ा विवाद दक्षिण यमन के गृह युद्ध को लेकर हुआ। बिन लादेन चाहते थे कि सऊदी अरब सीधे हस्तक्षेप कर सोवियत समर्थित यमनी सोशलिस्ट पार्टी को हटा दे, लेकिन रियाद की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर एक और बड़ा विवाद खड़ा हुआ, इराक और कुवैत युद्ध से जुड़ा हुआ। 2 अगस्त 1919 को सद्दाम हुसैन, जो 1960 के दशक में ईरान से युद्ध कर रहा था और जिसे अमेरिका ने समर्थन दिया था, ने छोटे से देश कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था और इराक उस पर अरबों डॉलर का कर्जदार था, जो उसने युद्ध के दौरान लिया था। सिर्फ 2 दिनों में कुवैत पर कब्जा कर लिया गया। इस घटना से पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। अमेरिका ने तुरंत ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 2 देशों के साथ मिलकर इराक पर जवाबी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। कई अरब देशों ने भी इस गठबंधन का समर्थन किया, जिनमें मिस्र, सीरिया और सऊदी अरब शामिल थे। 1999 के अंत तक अमेरिकी सैनिक सऊदी अरब पहुंचने लगे ताकि वहां से कुवैत की मुक्ति और इराक पर हमले की तैयारी की जा सके, और यही बात गैर अरबी शक्तियों को बाहर निकालने की यह मुहिम आगे बढ़ती रही। आखिरकार इस आंदोलन के कट्टरपंथी हिस्से ने 1988 में ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला अज़्जाम के नेतृत्व में एक नए संगठन की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया अल-कायदा, जिसका अर्थ होता है आधार या नींव। आने वाले समय में यह संगठन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिहादी संगठन बना और आज तक इसकी पहचान उसी रूप में है। अल-कायदा का लक्ष्य शुरू से ही स्पष्ट था,
दुनिया के पारंपरिक मुस्लिम इलाकों में गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद यानी पवित्र युद्ध छेड़ना। इन इलाकों में मध्य पूर्व, मध्य एशिया का निचला भाग, उत्तरी अफ्रीका का मगरेब और अफ्रीका के कुछ हिस्से जैसे सोमालिया, माली, नाइजीरिया, साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के मुस्लिम क्षेत्र जैसे इंडोनेशिया शामिल थे। इसके वैचारिक ढांचे का केंद्र अमेरिका के प्रभाव को मध्य पूर्व से समाप्त करना और इसराइल को मिटा देना था, जिसे ये पश्चिमी ताकतों का ठिकाना मानता था। समय के साथ इस समूह को ये विश्वास हो गया कि अगर मुस्लिम दुनिया को गैर मुसलमानों काफिरों के खिलाफ एकजुट करना है तो इसके लिए उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सीधे युद्ध छेड़ना होगा। लेकिन चूंकि अल कायदा उस समय इतनी मजबूत नहीं थी कि खुलकर किसी देश से युद्ध कर सके, इसलिए उसने आतंकी तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया। संगठन का मानना था कि आधुनिक या मध्यमार्गी मुसलमान असली इस्लाम से भटक गए हैं, इसलिए पूरे मुस्लिम जगत में एक सख्त इस्लामी शासन कायम करना ज़रूरी है। ऐसा शासन जो शरिया कानून और कुरान की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित हो। 1980 तक जब अल कायदा बनी तब अफगानिस्तान का युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था। 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता बने तो उन्होंने घोषणा की कि अब सोवियत सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाया जाएगा। मगर जैसे अमेरिका को वियतनाम से निकलने में कई साल लगे थे, वैसे ही सोवियत संघ भी तुरंत बाहर नहीं निकल सका। इसके बजाय उन्होंने युद्ध जीतने के लिए वहां सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन यह रणनीति असफल रही। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की सरकार मुजाहिदीनों को लगातार बड़ी मात्रा में सैन्य और आर्थिक सहायता भेजती रही। जब मुजाहिदीनों को स्टिंगर मिसाइलें मिल गई जिनसे वे सोवियत हेलीकॉप्टर गिरा सकते थे, तब उनके गुरिल्ला युद्ध ने नई ताकत हासिल की। आखिरकार 1978 में अफगान सरकार, सोवियत संघ, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता हुआ और 1999 में आखिरी सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से निकल गए। इसके बाद वहाँ की मार्क्सवादी सरकार धीरे धीरे ढहने लगी और 1992 में पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन कम्युनिस्ट शासन के खत्म होते ही जो अलग अलग मुजाहिदीन गुट पहले सहारे थे, अब एक दूसरे से लड़ने लगे। 4 साल तक चला गृह युद्ध तब जाकर खत्म हुआ जब 1996 में तालिबान नामक एक गुट ने काबुल पर कब्जा कर लिया। हालांकि वे पूरे देश पर नियंत्रण नहीं पा सके क्योंकि उत्तर के कुछ हिस्से अब भी नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में रहे। सोवियत अफगान युद्ध खत्म होने के बाद 1989 में उसामा बिन लादेन अपने वतन सऊदी अरब लौट आया। उसे वहां एक हीरो की तरह स्वागत मिला क्योंकि उसने रूसियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। वापस आने के बाद उसने अपने परिवार के व्यापार सऊदी बिन लादेन ग्रुप में काम शुरू किया और उसी के माध्यम से अल कायदा को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की। इसी दौरान वह मिस्र और अन्य अरब देशों के जिहादी नेताओं से भी संपर्क में आने लगा। धीरे धीरे बिन लादेन और सऊदी सरकार के बीच मतभेद बढ़ने लगे। जहां बिन लादेन गैर मुसलमानों के खिलाफ और अधिक कठोर रुख अपनाना चाहता था, वहीं सऊदी सरकार अमेरिका की घनिष्ठ सहयोगी बनी रही। एक बड़ा विवाद तब हुआ जब दक्षिण यमन के गृह युद्ध के दौरान बिन लादेन चाहता था कि सऊदी अरब वहां हस्तक्षेप कर सोवियत समर्थित यमनी सोशलिस्ट पार्टी को हटा दे, मगर रियाद सरकार ने उसकी यह मांग ठुकरा दी। 1990 में एक और बड़ा मोड़ आया। 2 अगस्त 1990 को इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने छोटे से देश कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देश में से एक था और इराक उस पर अरबों डॉलर का कर्जदार था जो उसने ईरान के खिलाफ अपने युद्ध में खर्च किए थे। सिर्फ 2 दिनों में कुवैत पर कब्जा हो गया, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने तुरंत दर्जनों देशों के साथ एक सैन्य गठबंधन बनाया जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कई अरब देश जैसे मिस्र, सीरिया और सऊदी अरब शामिल हुए। अमेरिकी सेना ने सऊदी अरब में अपने सैन्य ठिकाने बनाना शुरू किए ताकि वहां से कुवैत को आज़ाद कराया जा सके। बिन लादेन इससे बेहद नाराज हुआ। उसने सऊदी राजा फहद से मुलाकात कर यह अनुरोध किया कि अमेरिकी सैनिकों को सऊदी अरब में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए और वह खुद अपनी अफगान मुजाहिदीन सेना लेकर सऊदी सीमा की रक्षा करेगा, लेकिन उसकी यह पेशकश ठुकरा दी गई। इसके बाद बिन लादेन ने सऊदी सरकार के खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू किया
और कहा कि सऊदी शाही परिवार ने गैर मुसलमानों को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान मक्का और मदीना में आने दिया है। उसने सऊदी धार्मिक विद्वानों से अपील की कि वे अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ फतवा जारी करें। परिणामस्वरूप 1990 में सऊदी सरकार ने उसे देश से निकाल दिया। इसी दौरान अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ, जिसने इराक को हराकर कुवैत को आज़ाद करा लिया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से नहीं हटाया, बल्कि इराक पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और अपनी सेना वापस बुला ली। बिन लादेन 1990 में सऊदी अरब से निकाले जाने के बाद सूडान चला गया, जहां 1999 में ओमर अल बशीर ने सत्ता संभाली थी। सूडान में इस्लामी शासन था और बिन लादेन को वहां खुलेआम रहने की अनुमति दी गई। वह हसन अल तुराबी के निमंत्रण पर वहां गया था, जो सूडान के सबसे प्रभावशाली धार्मिक नेता थे। खार्तूम में उसने एक विशाल सुरक्षित परिसर बनवाया, जहां अल-कायदा के सदस्य रहते और प्रशिक्षण लेते थे। अमेरिका ने सूडान को आतंकवाद का संरक्षक देश घोषित किया और बिन लादेन की हर गतिविधि पर नज़र रखनी शुरू कर दी। 90 तक अमेरिकी प्रतिबंधों ने सूडान की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया। जब बशीर सरकार ने बिन लादेन का समर्थन करने वाले तुराबी से दूरी बना ली, तो बिन लादेन को सूचित कर दिया गया कि अब सूडान उसके लिए सुरक्षित नहीं है। नतीजतन वह उसी साल वापस अफ़गानिस्तान लौट आया, जहां उस समय तालिबान ने अपनी सत्ता मजबूत कर ली थी। वहां उसका स्वागत खुद मुल्ला मोहम्मद ओमर ने किया। अगस्त 1996 में बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा जारी की। उसने कहा कि अमेरिका ने 1990 से सऊदी अरब की पवित्र भूमि पर सैन्य अड्डे बनाकर कब्जा कर रखा है और वह इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक है। कई विश्लेषकों का मानना है कि सूडान से निकाले जाने और अपनी संपत्ति खो देने के बाद बिन लादेन और अधिक कट्टर और बदला लेने वाला बन गया था। अब अल-कायदा का लक्ष्य साफ था, अमेरिका को निशाना बनाना। 1990 में FBI ने न्यू जर्सी में एक व्यक्ति एल सैद नोसेर के घर पर छापा मारा, जहां से न्यूयॉर्क के गगनचुंबी इमारतों को उड़ाने की योजनाएं मिली। वहीं 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे एक ट्रक बम विस्फोट किया गया। इस हमले का नेतृत्व रमजी यूसुफ ने किया, जो अफगानिस्तान में अल-कायदा के शिविरों में प्रशिक्षित था। बिन लादेन ने 1992 में यमन के एडन शहर के गोल्ड मोहूर होटल में हुए बम विस्फोट को भी वित्त पोषित किया था। इसके अलावा 1997 में मिस्र के लक्सर नरसंहार में भी अल-कायदा का हाथ माना जाता है, जिसमें शिया पर्यटक मारे गए थे। फिर 1998 में 2 अमेरिकी दूतावासों पर एक साथ बम हमले किए गए, एक केन्या के नैरोबी में और दूसरा तंजानिया के दार एस सलाम में। दोनों धमाकों में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इसके बाद बिन लादेन को FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर लिया गया। लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियां अभी भी अल-कायदा के खतरे की पूरी गंभीरता नहीं समझ पाईं। 1998 के बाद बिन लादेन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अमेरिका पर मुस्लिमों के दमन का आरोप लगाया। रूस के चेचन्या में हमले, भारत के कश्मीर में अत्याचार और फिलीपींस में मुस्लिम मरो लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हवाला देते हुए। पर उसका सबसे बड़ा आरोप वही था, अमेरिकी सेना की मौजूदगी मक्का और मदीना के पास। और फिर 1999 में उसने एक योजना को मंजूरी दी, अमेरिका की धरती पर एक बड़े हमले की योजना। इस बार लक्ष्य था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे 1993 में पहले ही निशाना बनाया जा चुका था। 1999 के अंत तक 9 हमलावर चुने गए, जो अमेरिका के विभिन्न हिस्सों एरिजोना, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में रहकर तैयारी कर रहे थे। लक्ष्य तय हुआ, कई वाणिज्यिक विमानों को अपहरण कर उन्हें आत्मघाती हमलों में इमारतों से टकराना। मुख्य निशाने थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर्स, वर्जीनिया का पेंटागन और वॉशिंगटन DC का कैपिटल बिल्डिंग। हमले की तारीख चुनी गई 11 सितंबर 2001। कुछ लोग मानते हैं कि यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि अमेरिकी फ़ोन आपातकालीन नंबर होता है, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि बिन लादेन ने यह तारीख प्रतीकात्मक रूप से चुनी, क्योंकि 11 सितंबर 1943 को पोलैंड के राजा जॉन सोबिएस्की ने वियना की घेराबंदी तोड़ी थी, जहां ओटोमन तुर्कों की हार के साथ यूरोप में मुस्लिम विस्तार रुक गया था। बिन लादेन चाहता था कि 2001 का 11 सितंबर इस्लाम की वापसी का प्रतीक बने
और फिर वह दिन आ गया 11 सितंबर 2001 की सुबह। 99 हाईजैकर्स अलग अलग समूहों में बांटे गए थे। सुबह 7:50 नीट्स पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट इल्मेमथ बोस्टन से लॉस एंजेलिस के लिए उड़ान भरी। 8 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट हंटन फेज भी बोस्टन से निकली। 8 पर फ्लाइट जेफरसन वाशिंगटन से उड़ी और 8:14 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट थ्राइट न्यू जर्सी से रवाना हुई। इसके बाद जो हुआ वह मानव इतिहास। बिल्कुल आपका यह हिस्सा पेंटसेड से लेक्सिमस 07 तक, यानी ओसामा बिन लादेन की मौत से लेकर आधुनिक इस्लामी कट्टरपंथ के प्रभाव तक का हिंदी रूपांतरण नीचे दिया गया है। प्राकृतिक, प्रवाहपूर्ण और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल नरेशन टोन में टीम उस इमारत से बाहर निकल गई। उनके साथ वही एकमात्र काम कर रहा हेलीकॉप्टर था और उसके अंदर ओसामा बिन लादेन का शव रखा गया था। एक बैकअप हेलीकॉप्टर को बुलाया गया ताकि बाकी बचे नेवी सील्स को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। वॉशिंगटन में उस रात करीब 8 बजे तक ये पुष्टि हो चुकी थी कि जो शव लाया गया था वह वास्तव में ओसामा बिन लादेन का ही था। कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस ऑपरेशन की सफलता की घोषणा की। जब ओबामा जनता से ये बात साझा कर रहे थे, उसी समय बिन लादेन का शव समुद्र में किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा था। वहां उसका अंतिम संस्कार इस्लामी परंपराओं के अनुसार किया गया। शव को लोहे की जंजीरों और भारी पत्थरों से बांधकर समुद्र की गहराई में डुबो दिया गया ताकि वह सतह पर कभी न आए। यह सब उसकी मौत के 4 घंटे के भीतर पूरा कर दिया गया था ताकि धार्मिक रीति रिवाजों का पालन हो सके। लेकिन दुख की बात यह रही कि ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद भी दुनिया से इस्लामी कट्टरपंथ या जिहादी आतंक का खतरा कम नहीं हुआ। हालांकि बिन लादेन और अलकायदा की क्रूरता अपने चरम पर थी, फिर भी 2000 के दशक तक उनसे भी ज्यादा कट्टर और हिंसक गुट उभरने लगे थे। 2004 में एक जॉर्डन के जिहादी अबू मुसाब अल जरकावी ने इराक में अलकायदा से हाथ मिलाया। ये वह समय था जब अमेरिका इराक में अपने कब्जे के खिलाफ विद्रोहियों से लड़ रहा था। 2006 में अल जरकावी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। आने वाले वर्षों में ये संगठन लगातार मजबूत होता गया, लेकिन उनकी हिंसा भी बढ़ती गई। उन्होंने उन मुसलमानों तक पर क्रूरता की हदें पार कर दी जो उनके कट्टर शरिया कानूनों को मानने से इनकार करते थे। जब 2010 के शुरुआती सालों में अमेरिकी सेनाएं इराक से वापस लौटीं, तब अलकायदा और इस नए संगठन के बीच विचारधारा का टकराव बढ़ गया। बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा के नए नेता अयमान अल जवाहिरी के नेतृत्व में दोनों संगठनों के रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। अजीब बात यह थी कि 2010 के दशक में वही अलकायदा जिसने 9/11 जैसा भीषण हमला किया था, अब कई जिहादियों को बहुत नरम लगने लगी थी। दूसरी ओर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक जैसे संगठन और भी ज्यादा अनुयायी जुटाने लगे थे जो और अधिक हिंसक रास्ता अपनाने को तैयार थे। फिर आया वह दौर जब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ISI पूरी दुनिया के सामने एक नए नाम से उभरा। 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया में गृह युद्ध भड़क उठा। उधर अमेरिका के इराक से निकलने के बाद वहां की सरकार का नियंत्रण भी कमजोर हो गया, जिससे देश के कई हिस्से विद्रोही गुटों के हाथों में चले गए। इसी माहौल में इस्लामिक स्टेट के नए नेता अबू बकर अल बगदादी ने तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई। धीरे धीरे उन्होंने उत्तरी इराक और पूर्वी सीरिया के विशाल इलाकों पर कब्जा कर लिया। 2002 और 2011 के बीच उन्होंने एक नया नाम अपनाया, इस्लामिक स्टेट इन इराक लेवेंट, और दुनिया के सामने एक इस्लामी खिलाफत की घोषणा कर दी। उनकी बर्बरता इतनी भयानक थी कि अलकायदा तक ने उनसे दूरी बना ली। हालांकि 2004 से 2011 के बीच अमेरिका और उसके सहयोगियों ने फिर से सैनिक भेजकर सीरिया और इराक के इन इलाकों को ISIL के नियंत्रण से छुड़ा लिया। 2080 के शुरुआती वर्षों तक ऐसा लगने लगा कि इस्लामी कट्टरपंथ का प्रभाव धीरे धीरे घट रहा है। मध्य पूर्व में जीवन स्तर सुधर रहा था। अमेरिका अब वहाँ राष्ट्र निर्माण की राजनीति में पहले जैसा सक्रिय नहीं था और इजराइल तथा कई मुस्लिम देशों के बीच रिश्तों में भी गर्मजोशी आने लगी थी। लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।
अब आतंक का केंद्र धीरे धीरे सहेल क्षेत्र की ओर खिसक गया, सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी इलाकों में, जहां माली, नाइजर, चाड और बुर्किना फासो जैसे देशों में जिहादी गुट अस्थिरता फैला रहे थे। साथ ही 2011 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में सत्ता संभाल ली। ओसामा बिन लादेन आधुनिक इस्लामी कट्टरपंथ के इतिहास में शायद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। 1990 के दशक में वह धीरे धीरे उग्र विचारधारा की ओर झुकता गया जब उसने सैयद कुतुब जैसे इस्लामी विचारकों के लेख पढ़े। उसकी धार्मिक कट्टरता, सऊदी अरब में उसके परिवार की अपार संपत्ति और ऊंचे सामाजिक संबंध, इन सब ने मिलकर उसे अपार शक्ति दी। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब बिन लादेन ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का उपयोग मुजाहिदीनों को प्रशिक्षित करने और हथियार दिलाने में किया। अगर उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती तो वह इतिहास का सिर्फ एक छोटा सा नाम होता, लेकिन सोवियत युद्ध के बाद उसने खुद को एक व्यापक इस्लामी जिहाद के मिशन में झोंक दिया। खाड़ी युद्ध के दौरान उसकी अमेरिका विरोधी सोच और सऊदी शाही परिवार से दूरी ने उसके कट्टरपन को और बढ़ा दिया। 1990 के दशक तक बिन लादेन और अलकायदा पहले से कहीं अधिक हिंसक रूप में उभरे। 1998 में अमेरिकी दूतावासों पर हुए भीषण बम धमाके इस बात के गवाह थे, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। लेकिन उसका सबसे कुख्यात अध्याय 2001 में सामने आया, 11 सितंबर के हमले, जिनमें बिन लादेन और अलकायदा ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सिर्फ कुछ घंटों में 2000 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए और आने वाले वर्षों में हजारों और लोग उन घावों और उनके असर से मरते रहे। उस दिन की मनोवैज्ञानिक चोट आज भी दुनिया के जहन में ताज़ा है। हर व्यक्ति को याद है कि वह 11 सितंबर 2001 की सुबह कहाँ था, जब न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर विमान टकराते दिखे। उस दिन के बाद दुनिया बदल गई, सुरक्षा के नए नियम बने, हवाई अड्डों पर सख्ती बढ़ी और आतंक के खिलाफ अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने लंबे युद्ध छेड़ दिए। आने वाले वर्षों में अफगानिस्तान, इराक और मध्य पूर्व